important organ है for sustenance of the life because it provides blood to the whole body. Even the brain that is thinking, that is linking the things, is dependent upon heart for taking its energy. Okay? तो ह्यूमन हार्ट जो है इसके functions you people know is about to pump the blood flow of the body, to deliver oxygen, hormones, glucose, other components to various parts of the body, and it also ensures adequate blood pressure is maintained in the body. हमारा जो बीपी लो हाई होता है डिफरेंट रीजन की वजह से, इसके साथ भी हार्ट का लिंक है. ठीक है, तो दो तरह की सर्कुलेशन है. आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट लेक्चर. एक होती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? गोइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड देन कमिंग बैक टू हार्ट अगेन. ठीक है, ब्लड का हार्ट से लंग्स तक जाना, वहां से प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. लंग्स तक जाते हैं, किडनी तक जाता है. भाई लंग्स तक जाता है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स तक जाता है, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है. किडनी ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं. किडनी ब्लड ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ, सांस ਲੈਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ. कहीं ये ना हो वहां आप कह दें इसको सांस नहीं आ रहा, इसके दोनों किडनी खराब हो गए. नहीं मेरे काम नहीं. वो आप ऑक्सीजन शामिल कर देते हैं, मुझे लगा कि सर आप साफ कर रहे हैं. क्या कर रहा हूँ? सर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना ब्लड में. हाँ, सर वो फिर लंग्स की तरफ ही जाएगा. lungs, oxygen from lungs, blood filtration in the kidneys and detoxification of harmful chemicals in the liver. ठीक है, अब सारे मुझे बताओ दोबारा. शाबाश. सर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. ओके, तो सर जो उसने साफ करना है किडनी से करना है. शाबाश. सर मोहम्मद तेरा नाम ले रहे हैं तो सर मैं किडनी दिया हुआ है. अच्छा, तीसरा तीसरा सर जब उसने जो डिटॉक्सिफिकेशन सर वो करेगा लिवर के अंदर. शाबाश. ओके, अब ये मैंने इसमें डायग्राम दी, ये नोट्स भी आपको फॉरवर्ड कर देते हैं. ये थोड़ा सा सप्लीमेंट आप ले लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा. इसमें ये दोनों चीजें हैं कि हार्ट से लंग्स तक जाना और वापस आना, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. और लंग्स से हार्ट से बॉडी में जाके वापस आना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो है इट एक्ट एज अ डबल पंप. समझ आ गई बात? कि अब ये नहीं है कि एक प्रोसेस एक टाइम, दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं. उसके बाद ह्यूमन हार्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात, अच्छा एक और सर्कुलेशन होती है ब्लड की, उसको हम कहते हैं कॉरोनरी सर्कुलेशन. तो व्हाट इज दिस कॉरोनरी सर्कुलेशन? Coronary circulation is basically the movement of blood inside the heart. हार्ट देखिए, हार्ट में भी तो वर्क करना है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ग्लूकोज चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए. तो ये जो मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट है, सॉरी, इट इज कॉल्ड द कॉरोनरी सर्कुलेशन. अब अगर ठीक, एनी क्वेश्चन? अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट, अच्छा आप देखिए हार्ट की जो डेवलपमेंट है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ये भी स्टेप बाय स्टेप. बस पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ओपन बॉडी कैविटी होती थी, 2 चैम्बर्ड हार्ट था, फिर 3 चैम्बर्ड आया. करते करते इवन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 चैम्बर भी है, लेकिन उसमें क्या है, दरमियान में सेप्टम नहीं है फॉर द कंप्लीट separation of the oxygenated and deoxygenated. But the perfection in this process goes to human being. तो यहाँ से evolutionary scientists कहते हैं कि human being is the creation of evolution. But being Muslim we say human being is special creation of Allah. ठीक है? तो ह्यूमन हार्ट जो है
अगर इसके साइज की बात करूं तो ये एक बंद मुट्ठी जितना होता है और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। एक होगा तो एट्रियम बोलूंगा, 2 होंगे तो एट्रिया, एक होगा तो एट्रियम। वेंट्रिकल जो है ये क्या करते हैं, दे पंप ब्लड एंड एट्रियम आर द चैम्बर्स दैट रिसीव ब्लड। अब होता यह है कि जो ऊपर वाले दोनों खाने में स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ऊपर वाले 2 खाने जो है इनको कहते हैं एट्रिया। इनमें ब्लड में आना है, एक तरफ से आना है बॉडी से और दूसरी तरफ से आना है लंग्स से। और एट्रियम से कहां जाना है, एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल, यहां वेल्व लगे हुए हैं। तो वेंट्रिकल ने, एक वेंट्रिकल ने देना है जाके लंग्स को और दूसरे ने एक ही टाइम पे बॉडी देना है, बॉडी को। समझ आ रही बात? तो राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट। अब देखेंगे एक साइड राइट होगी, एक लेफ्ट होगी, और इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल दे विल मेक द लेफ्ट हार्ट। ओके, अब ये मैंने इसकी डायग्राम भी दी हुई है, तो इसमें जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं वो नीचे नंबरिंग में दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कुछ और स्ट्रक्चर, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया। उसके बाद हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट के ऊपर एक सैक है, एक बोरी है, एक झिल्ली है, और इसके और हार्ट के दरमियान जो स्पेस है वहां पे एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। आपकी गाड़ी में शॉक ऑब्जॉर्बर होते हैं ना, आपको जंप ना लगे, कब बनाया आपने, 20th सेंचुरी। और आपके हार्ट के लिए पेरिकार्डियम फ्लूइड और पेरिकार्डियम अल्लाह ने कब बनाया, जो पहले इंसान को बनाया कि अगर इंसान गिरता है तो शॉक ऑब्जॉर्बर जो फ्लूइड है बाहर, वो उसके हार्ट को कोई चोट ना लगने, बिकॉज हार्ट इज द वाइटल ऑर्गन and this is not only present in your heart, this thing is present almost in your every vital organ, like your kidneys, like your brain, everywhere this sort of mechanism nature has developed. Okay, अब ये जो पेरिकार्डियम होता है इसमें 2 लेयर्स होती है, एक विशरल लेयर होती है, ये आउटसाइड द हार्ट होती है, और दूसरी पेराइटल लेयर होती है। पेराइटल लेयर जो है अराउंड द आउटर रीजन ऑफ हार्ट दैट कंटेन फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम, जो बिल्कुल देखिए पहले विशरल लेयर है, फिर फ्लूइड है, फिर फ्लूइड के बाहर फिर एक लेयर है जिसको पेराइटल लेयर कहते हैं। समझ आ गई बात? सर आपने जो 3 टाइप्स बताए वो कौन-कौन से बताइए? सिस्टेमैटिक, पल्मोनरी, कॉरोनरी। पल्मोनरी लंग्स में जाना, सिस्टेमैटिक बॉडी में जाना, कॉरोनरी दिल के अंदर ही रहना। बस समझ आ गई बात? उसके बाद हार्ट की वाल्स हैं, तो हार्ट की वाल जो है ये 3 लेयर्ड होती है, ठीक है। ये बाहर, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये बाहर एक बोरी है जिसमें हार्ट को पैक किया हुआ है, पेरिकार्डियम। अब दिल की अपनी दीवारें हैं, उनमें क्या है, सबसे पहली दीवार है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर, और इसमें थिन लेयर मेम्ब्रेन होती। उसका पर्पस क्या है, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर पार्ट्स। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है इसमें, वो मायोकार्डियम है, मसल्स की होती है, मिडल लेयर है ये, और कंट्रीब्यूट टू थिकनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। अब अक्सर जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम बनता है ना, तो कहते हैं जी कि वो बाईपास करवाना ये हो, तो उसको टेक्निकली अगर कोई मेडिकल साइंस से बंदा बैठा है तो वो ज्यादा कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें बेसिकली होता है क्या, जो हमारी मायोकार्डियम है ना, ये हमारा जो हार्ट है इसकी पंपिंग एक्शन में रोल प्ले करती है, और ज्यादा प्रॉब्लम इसको आती है। और थर्ड जो है वो होती है एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर है, और दैट ब्लाइंड्स द इनर हार्ट चैम्बर, कवर हार्ट वेल्व, जो हाथ दिल के वाल्व हैं ये, वो उन सबको ये कवर करती है। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड वेसल्स मैंने पहले भी बताया 3 तरह की होती है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, एंड कैपिलरीज हैं। मैंने बताया था जो आर्टरीज होती हैं इनकी वाल्स थोड़ी मोटी होती है, और
इनके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप करना है तो ब्लड ने कहाँ जाना है, आर्टरीज में, तो आर्टरीज पे प्रेशर ज्यादा आता है और इनके अंदर ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है। जैसे कहते हैं कि मेजर किसी पॉइंट पे अगर बॉडी के कट लग जाए, जैसे ये है, अक्सर लोग शौक से भी काटते हैं इसको, या ये वाली हमारी है आर्टरी, तो इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है, ये मेन आर्टरी है। तेज क्यों होता है कि हार्ट जो पंपिंग कर रहा है ब्लड की, इट इज डायरेक्टली गोइंग इन द आर्टरी। एक तो उसमें फ्लो, प्रेशर, रफ्तार, स्पीड ज्यादा होती, दूसरा उनकी मोटाई ज्यादा होती, तीसरा उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती टू बियर हाई प्रेशर। इसके मुकाबले में जो वेन्स हैं दैट आर ब्रिंगिंग बैक ब्लड टू योर हार्ट, उनकी जो मोटाई है वो भी कम है, उनमें प्रेशर भी कम होता है, उनमें स्पीड भी कम होती है। और जो कैपिलरीज हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वन सेल थिक, बिल्कुल बारीक सी, अगर ये छोटा सा कहीं रगड़ लग जाए तो उसमें जो ब्लड निकलता है, उसमें वो जो डैमेजिंग है वो कैपिलरीज होती है, और इसमें ब्लड इतना नहीं निकलता, फौरी तौर पे जो है ब्लड स्टॉप कर देता है, क्योंकि वहां ब्लड की स्पीड तकरीबन नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? कि वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स टेक प्लेस हो, प्रोवाइडेड दैट कि बंदा हीमोफीलिया का मरीज नहीं है, क्योंकि अगर हीमोफीलिया की डिजीज है तो फिर वहां से भी ब्लड ज्यादा नहीं। There are so many facts about the human heart, like human heart pumps around 5.7 liter blood in a day throughout the body. Another fact, center of chest points slightly toward left. Left side center में होता है, थोड़ा सा left side, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे हो सकते हैं, हो सकता है, होता है कई लोग, एबनॉर्मेलिटी है। 50,000 में एक बंदे का होता है, क्या 50,000? राइट साइड पे 300। बट सिर्फ फंक्शनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता, उसको होता भी है, नहीं भी होता, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं, दे आर चांसेस, इसको कहते हैं बाय चांस होती हैं साइंटिफिकली, लेकिन रिलीजियसली अल्लाह की तरफ से। उसके बाद एवरेज हार्ट बीट अबाउट 1 lakh times a day, अराउंड 3 billion beats in the lifetime, अगर एवरेज लाइफ है। अगर पहले चले जाते हो तो थोड़ी है। उसके बाद 3 बिलियन एवरेज मेल हार्ट का वेट 280 to 340 ग्राम होता है, 10 से 12 आउंस, लेकिन फीमेल्स में 230 to 280 ग्राम होता है, इसलिए कहते हैं कि दिल छोटे होते हैं। एनीवे, in the current scenario of the world, nothing is different, all is equal. Okay, average heart beat about 60 to 100 times per minute, जो आपकी हार्ट बीट है एवरेज 72 कहते हैं इसको, लेकिन हर किसी की 72 नहीं होती, ये बहुत से जो हार्ट बीट्स हैं उनकी एवरेज निकाली हुई है, ठीक है। आजकल डिजिटल ये जो स्फिगोमानोमीटर आए हुए हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने वाले, वो हार्ट बीट भी देते हैं, तो आई डोंट नो एग्जैक्ट देते हैं या नहीं, मेरी उस पर कभी 100 से कम नहीं आई, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। तो हार्ट बीट इंसान की जो है, it depends upon the metabolism in your body, your activities. If you are stressed, it will be high. If you have a sedentary lifestyle, it will be low. But it should not be lower than 60, and it should not be higher than 100. मतलब मैं बता इसलिए रहा हूँ कि 72 से थोड़ी बहुत चेंज हो तो परेशान नहीं हो जाए, ठीक है। 100 तक में सब्र करना है, उससे ज्यादा हो फिर डॉक्टर के पास। ओके हार्टबीट की बेस पर ही लाइट डिटेक्टर काम करता है जी सर, हार्टबीट की बेस पर ही लाइट डिटेक्टर काम करता है जी। तो नेक्स्ट इज द ह्यूमन ईयर, उसके बाद काम है। तो ह्यूमन ईयर इज मेन फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग, सुनना। यू आर फेमिलियर विद द हियरिंग, इवन राइट नाउ यू आर हियरिंग। तो हाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन इन आवर बॉडी। तो हमारा जो ईयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर जो नजर आ रहा है, फिर मिडल और फिर इनर ईयर, ठीक है। हमारा जो ईयर है, इट कैन लिसन 20 to 20,000 हर्ट्ज साउंड, इसकी अपर और लोअर लिमिट 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसलिए इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। टाइम तो नहीं हो गया? 14
15 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा दे रहे हैं। सर ये फोर आंसर नहीं है हार्ट के फोर आंसर आप आगे चेयर नहीं खाली नहीं फायदा आप आगे आप यार पिछले क्लास में चले थे। ये इसमें मैंने ह्यूमन एयर जो है ह्यूमन एयर के मैंने दोनों आपको स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो इसमें एक एक्सटर्नल या आउटर ईयर, दो नाम है, एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर जो है इसमें ऑरिकल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये जो ओपनिंग है हमारे हार्ट का, और ईयर ड्रम है, आगे कान का पर्दा जो आता है। तो इसको जो है वो पर्दा समाज भी कहा जाता है। तो ऑरिकल इसको पिना भी बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज शेप, फ्लेयर्ड एंड ऑफ ट्रम्पेट एंड कवर्ड बाय स्किन। ये सारा मैंने लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मिडल ईयर है, मिडल ईयर जो है इसके अंदर एयर फील्ड कैविटी है, ये छोटी सी, और इस कैविटी में क्या है, कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें टेम्पोरल बोन्स आती है। टेम्पोरल बोन्स कौन सी है, जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ लिंक होती है। तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जहां पे एक्सटर्नल ईयर एंड होता है, मिडल ईयर शुरू होता है, वहां एक मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद इनर ईयर है, तो इनर ईयर जो है इसको लेबिरिंथ भी कहते हैं। इसके अंदर कॉक्लिया होता है, इसके अलावा जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वेस्टिब्यूल्स होती हैं, फिर इसमें फ्लूइड भी होता है कि जो देखिए एक्सटर्नल ईयर पे जब आवाज पड़ती है, जाके साउंड पड़ती है, तो जो हमारा ईयर ड्रम है इट वाइब्रेट। यही वाइब्रेशन जो हमारे मिडल ईयर की बोन्स हैं उनके ऊपर से पास करती है, और उनके ऊपर से जब वो वाइब्रेशंस पास करती हैं, मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। तो इनर ईयर में जो फ्लूइड पड़ा है वो वाइब्रेशन उसको ट्रांसफर होती है। तो उस फ्लूइड के अंदर जो वाइब्रेशन है, दैट फ्लूइड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर ब्रेन। तो वहां से फिर जो है वो जो नर्व्स हैं दे टेक मैसेज टू ब्रेन। अब वो जो वाइब्रेशन है दैट इज कन्वर्टेड टू साउंड सिग्नल्स फॉर द ब्रेन एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। बात समझ आ गई? तो उसके बाद ये मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है, सिंपल मैंने बताया, इसको पढ़ लीजिएगा और आपने लिखना है ऐसे ही। डिटेल मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो वो भी साथ यहाँ से कवर हो जाए। उसके बाद किडनीज, we have studied right now that kidneys are meant for the filtration of water. Specifically, the kidneys are responsible for removal of nitrogen in our body. From G. Now, the question arises from where the nitrogen has come in the body. We don't take urea. वो तो plants में होनी चाहिए. We are taking proteins. And you know proteins are composed of amino acids. And each amino acid has nitrogen. Each amino acid has amino group. So wherever amino group will come, there will be nitrogen. Okay? So by the metabolism of the proteins in our body, nitrogen is produced. Nitrogen is a very toxic substance. Okay? So there are three types of nitrogen removal from the living organism. First of all, ammonia. तो जो aquatic animals हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन रिमूवल है, इट अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाय कन्वर्टिंग टू अमोनिया। तो उनमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इट चेंजेस टू अमोनिया। अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए? 500। तो हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं आ सकता। तो हमारी बॉडी जो है ये मीडियम वाटर रेंज में आती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स दे कैन डू सो। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन है इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया। ओके, एंड दिस यूरिया व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर इट मेक्स यूरिन। ओके, समझ आ गई बात की? तो 1 ग्राम यूरिया के लिए जो है 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। 50 ml। ओके,
So when we urinate, we are actually removing nitrogenous waste also from our body. And if we go in the birds, they have very short water content in them. तो उनकी बॉडी के अंदर पे जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन है, it is in the form of uric acid. Uric acid require 1 gram uric acid require just 5 ml of water. So based upon the quantity of water available in the body of living organism, they have adapted themselves to get rid of the nitrogen. If there is plenty of water, like in aquatic organism, they can go for the ammonia. And if there is acute shortage of water, like in the bird, they can go for uric acid, while the human being they go for the urine. Okay? Now, अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो it is bean shaped. There are 2 kidneys in our body. I have made structure here. These are 2 kidneys located. Right is slightly upper than the left. And फिर इनके अंदर अगर हम इनका जो फंक्शनल यूनिट है किडनीज का, इट इज नेफ्रॉन. इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. ये जो सारा प्रोसेस होता है, इट अकर्स इन द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन जो है, इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें इसका जो है वो पेल्विक रीजन भी आ जाता है, फिर इसकी वो पिरामिड भी आ जाती. तो होता ये है कि व्हेन योर ब्लड गोज टू द नेफ्रॉन, फर्स्टली उसमें से सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया जाता है पहले हिस्से. इसमें लोकोफेले होता है, इसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है. तो पहले हर चीज को ऑब्जॉर्व करके फिर अगले हिस्से में सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, रिमूव करके फिर जो सिलेक्टिव चीजें होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है. तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ किडनी. तो देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन द ह्यूमन किडनीज एंड दे आर, और देखें, whenever the kidneys are faulty, we have to go for the process of dialysis. So why we go for dialysis? Basically, our kidneys were removing the nitrogenous waste from our body. So now, if the kidneys are unable to do so, we will have to eat artificial. So dialysis fluid में क्या होता है? उसमें principle of diffusion होता है. You take blood on one side, you take dialysis fluid, मानते नहीं यार. You take dialysis on one side and you take blood on other side. Now the dialysis fluid, it doesn't have anything in it. तो क्या होगा? Blood will go, the blood will is in just contact of the dialysis fluid. In between both is a membrane. तो क्या होगा? Blood has so many nitrogenous waste. Okay, so these nitrogenous waste they will move from the blood to the dialysis. So the purified blood is returned to the body. समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? भाई देखिए, डायलिसिस का नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना आपने? भाई ये जो किडनीज वाश जिसको कहते हैं करवाने, तो बेसिकली वो किडनीज वाश नहीं होते, बेसिकली डायलिसिस किया जाता है. डायलिसिस 2 तरह का है, एक पेरिटोनियल होता है, एक एक्सटर्नल होता है. उसमें ये होता है कि एक तो वो जो डायलिसिस फ्लूइड है वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी यहाँ डाल दिया जाता है थ्रू ट्यूब्स. तो उसमें ब्लड जब यहाँ पे आता है, तो जो काम किडनीज ने करना था वही वहां पे हो रहा है. क्या हो रहा है कि ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगी, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, वापस बॉडी में चला जाएगा और डायलिसिस फ्लूइड को आप बाहर निकाल देंगे. दूसरा, उसको एक्सटर्नली भी करते हैं. उसमें क्या होता है, आपकी जो है वो वेन्स में 2 जगह से ब्लड पाइप्स लगाए जाते हैं. एक तरफ से ब्लड बाहर आ रहा है, डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है, एक चैम्बर बना है, डबल चैम्बर, एक बॉक्स सा बना होता है. उसमें जो है एक साइड पे डायलिसिस फ्लूइड डाल देते हैं, दूसरी साइड पे आपका ब्लड आता है. और क्या होता है, ब्लड में जितनी भी वो इम्प्योरिटीज है वो उस फ्लूइड में प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से चली जाती है. इसलिए कि फ्लूइड जो है वो तो प्योर है, उसमें तो कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, और जो ब्लड आपका आ रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहे हैं. तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से उधर चले जाएंगे, प्योर ब्लड वापस रिटर्न करेंगे. ये जो डायलिसिस होता है, ये पेनफुल प्रोसेस होता है? क्या होता है? पेनफुल प्रोसेस. पेनफुल प्रोसेस है और टाइम टेकिंग है. 5 to 6 आवर्स लगते हैं फॉर वंस, एक दफा के लिए. तो आफ्टर ईच 3 या 4 डेज ये करवाना पड़ता है. वीक में एक दफा मस्ट है, 3 to 4 डेज. और इससे बेहतर डॉक्टर यही कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें.
उसके बाद है जी ह्यूमन ब्रेन। दो चीजें रह गई, बस करूं। फिर ये ह्यूमन ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्या हुआ? ये 5 मिनट जो नहीं पढ़ाना। तो इस वीक में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आई एज्यूम कि मैंने ये सारा आपको पढ़ा दिया है। तो ऑन सैटरडे मैं एक टेस्ट दूंगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव एंड सेमी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन इट विल हैव fill in the blanks, not the MCQs. Okay? And secondly, it will have short questions. ये वाले जो नोट्स हैं सिर्फ इसमें से। अब बच्चों वाले काम पे आ जाए कि जितना पढ़ा वीक में उसका टेस्ट है, नो आई नीड रिजल्ट फॉर माय सब्जेक्ट। टेस्ट इसका पता चलना टॉपिक पढ़ा या नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में तो बताना है। और जो आपने वो स्लाइड्स पढ़ानी है वो भी शामिल, ये और वो स्लाइड्स ये अभी आपको दे देते हैं, वो भी ये भी अभी शेयर कर, मैं अभी ग्रुप में शेयर करवा के जाता हूँ जी। भाई पीडीएफ में शेयर करवा के जाता हूँ, अगर नहीं करेंगे मुझे नंबर बताएं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ग्रुप में मैं ना हूँ ना मुझे ऐड कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में आ जाओ फिर सो नहीं सकते आप। मैं आपको मेल कर देता हूँ दोनों चीजें, आपको पहले भी आपको किए चीजें मेल, गर्ल्स में से आपको कर देता हूँ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आपको कर देता हूँ, उधर से आपको कर देता हूँ। यू विल शेयर विद द बॉयज, शी विल शेयर विद द, ओके मैं कर देता हूँ, नो इशू। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टेस्ट आई अज्यूम कि सैटरडे को मेरी क्लास है या नहीं, एवरीवन विल बी इन द टेस्ट, इट विल बी जस्ट फॉर 30 मिनट्स। यह टेस्ट में आसान ही लिया करता हूँ, मुश्किल नहीं। एनी अदर क्वेश्चन जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन जी? सर यहाँ पे हार्ट के 4 वेल्स होते हैं, आपने जो कहा था क्या 4 वेल्स होते हैं? मैंने वेल्स 2 नहीं कहा, मैंने कहा वेल्स भी होते हैं 4 वेल्स जी। मैंने ये बोला है कि वेल्स होते हैं, मैंने क्वांटिटी नहीं बताई, 2 है ये। और क्वेश्चन जी जी टाइम ठीक है, थैंक यू जी। सर बायोलॉजी का क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे को? आपको 2 या 3 पार्ट आएंगे, किसी एक जगह इकट्ठे नहीं आएंगे, मुख्तलिफ प्लेसेस पे होंगे। इसमें चॉइस होगी, चॉइस इस तरह होती है कि 4 क्वेश्चन आपको देता है वो जनरल साइंस में। अब उसमें हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक पार्ट लॉजिकल साइंसेस का होता है, ठीक है, एक पार्ट लॉजिकल साइंसेस का होता है। तो आपने जो एक क्वेश्चन जो करना है उसमें लॉजिकल साइंस के क्वेश्चन तो आने हैं, कैसे चॉइस क्वेश्चन की होती, पार्ट की नहीं होती, कीप इन माइंड। तो इसमें ये मत करें कि मैं फ्लां चैप्टर छोड़ दूं तो मेरा पेपर हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सारा पढ़े। और मैं तो पहले ही सिलेक्टिव से तैयारी करवा रहा हूं, जो नहीं समझ आया मेरे से दोबारा डिस्कस कर, आप मेरे से दोबारा, या जितना मैं शार्ट करके दे रहा हूँ, मार्केट में 700 पेजेस की बुक्स पढ़ी है, जितना शार्ट में दे रहा हूँ इससे शार्ट तो है नहीं, इंजेक्शन को पता रखा भी ला देगा। जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी। चले आप पढ़ लिया, ठीक है जी, जो अगर चाहते चलेगा, टेंशन नहीं है। जुलैखा का नंदीनी से कैसे रिलेशन? जुलैखा का हस्बैंड और ये सन ऑफ नंदीनी, जुलैखा का ब्रदर नंदीनी का हस्बैंड कहता है दोनों स्टेटमेंट्स की बेस पे आपने बताना है कि किससे आंसर। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, हाउ इज जुलैखा, एक सेकंड में तो मैं इनकी बात करूंगा, हाउ इज जुलैखा रिलेटेड टू नंदीनी।
जुलैखा का जो हस्बैंड ओनली सन ऑफ सिर्फ बात मिल रही है, इससे आपको लोकेशन मिल रही है ना। अब उसमें जुलैखा का ब्रदर और मिनी का हस्बैंड कजन है, इससे भी मिल रही है। ठीक है, बाकी के वाले की बहुत माने की बात है। वन से अकेले के बीच में आप क्या करती हैं, वन अलाउन इज सफिशिएंट और टू अलाउन से आपके लिए क्लियर है, लेकिन टू अलाउन क्या जुलैखा का ब्रदर और नंदिनी का हस्बैंड कजन है। तो कितने कंफर्म हो रहा है रिलेशन या किस टाइप